जो कट ऑफ है वो यूपीएससी की दो चीजों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और एग्जाम का लेवल कैसा है। साथ साथ नंबर तो ले लो यार ऐसे में, जब आप इतने मिनिमम मार्क्स लोगे तो 50 नंबर ये हो गए, 40 नंबर ये हो गए, एंड दिस द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कि आप दो दो नंबर बढ़ाएंगे ऐसे में, तो दो दो नंबर आप आर्ग्यूमेंट में बढ़ाएंगे, एक एक रिपोर्ट में बढ़ाएंगे तो 10-15 नंबर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लोगों के 100-100 नंबर आते हैं। 2003 से यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है, 2003 से लेके 2024 के पेपर बिल्कुल ऐसे पी चुका हूं मैं अंदर, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको बोल रहा हूं कि 50% से ऊपर कट ऑफ जाएगी ही नहीं पेपर वन में। 300 पेज नहीं पढ़ सकते क्या? फिर कैसे अब अपने आप को ये बोल पाओगे यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट कि ये तो इतना नहीं पढ़ता था, इससे ज्यादा तो आप पढ़ते थे लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। बहुत सारी वेब सीरीज में भी इस तरीके की बातें दिखाई गई हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है, आज उसी बारे में बात करेंगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी अलग रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने बारे में और आपके बारे में बात करने आया हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट जो लास्ट के 40 डेज हैं, 45 डेज में कई तरह की परेशानियों का सामना करता है। इस समय हो सकता है आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हों, आप रिवीजन सही से नहीं कर पा रहे हों, आपकी जो खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में पीयर प्रेशर बढ़ता है, समटाइम्स फैमिली प्रेशर बढ़ता है, और अल्टीमेटली हमारे माइंड का साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि क्या ये प्रॉब्लम्स केवल आप फेस कर रहे हो या जो भी लोग ऑफिसर बनते हैं, जो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, वो सभी सेम सिचुएशन फॉलो करते हैं या सेम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्या मैंने भी ऐसा ही कुछ फेस किया था? तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पेपर वन में जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है तो आप उन सब्जेक्ट्स को लास्ट मोमेंट पे कैसे टैकल कर सकते हो। पेपर टू में लिखने से जिन कैंडिडेट्स को डर लगता है तो कैसे आप उस लिखने की प्रॉब्लम में जो आप फेस कर रहे हो उससे ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम्स इंक्लूडिंग द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और प्रेजेंटली मैं एवीकेएस के साथ काम कर रहा हूं और गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक के साथ भी काम कर रहा हूं। आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑफिसर बन चुके हैं, और जो ऑफिसर बनने की कगार पे हैं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इस साल भी 515 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑफिसर बनेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि जो 10-15 दिन के बाद पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी और एवीकेएस का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा उसमें। बहुत सारी मेहनत कैंडिडेट की रहती है, लेकिन कोई उसको ऐसा पर्सन अगर मिलता है जो समय समय पे उसका साथ देता रहे, तो मैं अपनी लाइफ का ये गोल समझता हूँ कि आई वांट टू बी दैट पर्सन। और इसीलिए मैं आज एक टीचर के नाते नहीं, एक मेंटोर के नाते आपसे बात करने आया। तो क्या डिफरेंस है टीचर और मेंटोर में? टीचर एक ऐसा पर्सन है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, स्किल प्रोवाइड करवाता है अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लेकिन अगर मेंटोर की बात करें तो वो आपको लाइफ के लिए तैयार करता है, लाइफ में सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात हो या प्रोफेशनल ग्रोथ की बात हो। एक मेंटोर आपका भाई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आप एक क्लोज रिलेशन फील करते हो। मैं आज एक बड़े भाई के नाते आपसे बातें करने आया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये जर्नी को स्टार्ट किया था, मेरा कुछ ऐसा चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना है। मेरे कुछ अपने रीजंस थे। मुझे प्राइवेट सेक्टर बहुत पसंद था, और आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइंड द प्राइवेट सेक्टर एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं और मैं फार्मा सेक्टर में काफी एक्सेल कर रहा था। आज के समय में लोग जो सक्सेस है उसको पैसे से तोलते हैं कि अगर आप कितना कमा रहे हो, आपका पैकेज कितना है, तो आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। मेरे लिए पैसा कुछ ऐसा है कि मनी आपकी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। आप किसी चीज की इच्छा रखते हो, अगर आप उसको ले रहे हो और वो इच्छा भी रैशनल होनी चाहिए, तो वो सही है। लाइफ में मनी के अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैटर करती हैं फॉर मी। इसमें आपका नॉलेज पार्ट है, आपका विजडम है, आपकी वैल्यूज हैं। और मैं हमेशा से एक ऐसा पर्सन बनना चाहता था कि अगर कोई पर्सन मुझे देखे तो वो मोटिवेट फील करे। वो कभी मुझे ऐसा ना देखे कि ये कैसा इंसान है, वो जजमेंटल ना हो। दूसरा, एक जब मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी एग्जाम क्यों क्रैक करना है। इसमें मेरा प्राइमरी गोल जो था वो सीएपीएफ ऐसे ही था। तो गोल वाज दैट कि इट वाज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, इट वाज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। और सक्सेस जो सीएपीएफ के फील्ड में, मैं ऐसा मानता हूं कि सीएपीएफ में सिलेक्शन लेना वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस का रियल मीनिंग है कि जिसका सिलेक्शन होता है
इतना डिजर्विंग बनना ही सक्सेस है। तो लास्ट मोमेंट पे इन सब बातों का जो मीनिंग है, जो क्रक्स है, ये सब बातें मैं कर ही इसलिए रहा हूं कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को सिलेक्शन के डिजर्विंग बनाना है। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आएंगे, बहुत चीजें आएंगी। इस समय जिस तरीके का स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे आपका पढ़ाई में मन कम लगता है, या आप एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको तंग करते हैं कि आप घर से बाहर रह रहे हैं, फूड हैबिट, फूड आपको पसंद नहीं आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एसी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन है। और एक जो पर्सन इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसमें से मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो इस तरीके की प्रोसेस से होकर निकलते हैं, उनको भी ऑलमोस्ट सेम तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। डिफरेंस ये हो जाता है कि किसी का स्ट्रगल अगर 100% है तो किसी का 90% होगा, किसी का 95% होगा। किसी का ऐसा नहीं होता है कि वो 10% ही उसने स्ट्रगल किया और ऑफिसर बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है, चाहे वो किसी भी स्टेज से आया हो। इसमें कुछ चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं, चाहे आपका मेंटरशिप का पार्ट हो, चाहे मेंटरशिप में सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेंटरशिप वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मेंटरशिप का मतलब है कि चीजों का करने कैसे है। दिस इज द रियल मेंटरशिप, जो आपको ये बताए कि आपको ये करना है और वो करना कैसे है। नेक्स्ट पार्ट इज द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपको ही करना है, स्मार्ट वर्क आपको ही करना है। मेंटरशिप का पार्ट ये है कि आपको उस काम को करना कैसे है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट प्रोवाइड करवाएंगी। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम उन लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करके उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल लें, तो हम चीजों को काफी हद तक सही कर सकते हैं। अबाउट द स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स पे हमको काम करके किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है। एज आई टोल्ड यू, आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम्स। तो हर एग्जाम को क्रैक करने की एक कुंजी होती है, एक ट्रिक होती है। अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली, तो आप एग्जाम निकाल लोगे। आप अक्सर देखते होंगे, लास्ट ईयर का रिजल्ट की बात करें तो सीएससी में 1009 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीएससी में का रिजल्ट आया। उनमें से 28%, मतलब 280 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे। ऑलरेडी सर्विसेज में रहने का मतलब ये है कि वो पर्सन बार बार एग्जाम निकाल रहा है। हमारे भी बहुत बारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो एक बार अगर असिस्टेंट कमांडेंट है, अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई तो, और या रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले दोबारा एग्जाम हुआ, उसने एग्जाम लिखा, तो वो एग्जाम निकाल लेगा। अभी इंटरव्यू प्रोसेस में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा है, जो तीसरी बार इंटरव्यू दे रहा है, तो वो बार बार कैसे रिटर्न पार्ट को निकाल ले रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा है। नॉट अबाउट द नॉलेज पार्ट, पढ़ाई बहुत कैंडिडेट्स करते हैं, पढ़ने में बहुत कैंडिडेट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक करने में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी आप ऐसी केस स्टडी देखोगे कि आपके आसपास, कि ये तो इतना नहीं पढ़ता था, इससे ज्यादा तो आप पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। बहुत सारी वेब सीरीज में भी इस तरीके की बातें दिखाई गई हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है, आज उसी बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, एक प्रॉपर रोड मैप बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो इट्स डुएबल। 100% लाइफ में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर चीजें डुएबल हैं तो 100% एफर्ट जरूर देने चाहिए। जो भी पर्सन एग्जाम निकालता है या ऑफिसर बनता है, दैट इज नॉट द सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। उन सब में बस यही कॉमन होता है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। नो गिव अप एटीट्यूड उनके अंदर है, और वो मेहनत करने से डरता नहीं है। ये दो चीजें हमेशा कॉमन रहती है। ऑफिसर बनने के बाद अब वो कितनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे करता है या कुछ भी करता है, मुझे सिलेबस नहीं पता था, मैं तो 1 महीने में ऑफिसर बन गया। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे और प्रैग्मेटिक अप्रोच लाइफ में नहीं रखोगे, तो भूल जाओ कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। बिकॉज जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस दूसरे के इक्वल नहीं है। आपकी स्कूलिंग अलग है, आपकी पेरेंटिंग अलग है, आपका इन्वायरमेंट अलग है, आपके पास रिसोर्सेज अलग है, आपका दिमाग अलग है, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो अलग है। तो आप कैसे उस पर्सन को डिटो फॉलो करके उसके जैसा बन सकते हो। आपके अंदर जो आपका नेचुरल है, हमको वही आइडेंटिफाई करके उस पे काम करना है। मैं मेरी अप्रोच आपको बता रहा हूं, उससे आप हिंट ले सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, एक मेंटर भी हूँ, तो इसमें मुझे केस स्टडी करने में ये हेल्प मिल जाती है कि कौन सी अप्रोच ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प की। अब मैं रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स के टच में भी रहता हूँ, चाहे ऑफलाइन हूँ या ऑनलाइन हूँ। सर, क्या आप वीडियोज़ के माध्यम से ही आप हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएँगे, या आपसे मिलने का चांस भी हमारे पास है? तो दोस्त, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ, सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक थिंग्स पे काम करता हूँ। आप कभी भी उत्तम नगर में आएँगे, आके मिलिए। आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, आप अपना डाउट बताइए। हम उस डाउट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो पेपर 1 के रिगार्डिंग है, पेपर 2 के रिगार्डिंग है, इसकी कोई फीस है? आंसर है नहीं। इसके लिए आपका समय चाहिए और मेरा समय चाहिए, और कुछ नहीं। फिर से पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर में जो हमारे पास प्रेजेंट वैकेंसी है, उसका हमको कुछ ना कुछ
प्रीवियस एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए, और कट ऑफ से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसा एनालिसिस है कि अगर जो कट ऑफ है वो यूपीएससी की दो चीजों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और एग्जाम का लेवल कैसा है। 2025 की बात करें और उसके लिए हम दो बेस ईयर उठा सकते हैं, 2023 वाला, 2019 वाला, और अगर एक्सेप्शन केसेस में जाएं कि एग्जाम के लेवल को थोड़ा चेंज करें तो 2018 और 24 का। तो केस वन कुछ इस तरीके से है कि अगर एग्जाम का लेवल, वैकेंसी वी नो वेरी वेल, लेकिन एग्जाम का लेवल 2023 के एग्जाम जैसा आता है तो पेपर वन में 140 से 150 इज द वेरी सेफ स्कोर। दिस इज नॉट द कट ऑफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कट ऑफ से कंफ्यूज करते हैं। कट ऑफ और सेफ स्कोर में एक डिफरेंस है। कट ऑफ मतलब इतना एग्जैक्ट नंबर चाहिए, इतने से कम, एक नंबर भी कम आया तो फेल हो गए, इतने से एक नंबर भी आया ऊपर आया तो पास हो गए। सेफ स्कोर मतलब कि इतना अगर आप स्कोर करते हो तो यू कैन बी रिलैक्स्ड, कि देर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। मतलब पेपर वन में द टारगेट इज द 140 टू 150 इफ द एग्जाम लेवल इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 2023 एग्जाम और 2019 एग्जाम। तो आप इन पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हो। पेपर टू प्लस पेपर वन, दिस इज द कंबाइंड कट ऑफ, सॉरी सेफ स्कोर 220 से 230 के बीच में होना चाहिए। अब ये इसमें आप सपोज 130 स्कोर करते हो तो इसमें आप 90 स्कोर करके यहां तक पहुंच सकते हो, चांसेस आर देयर। इसीलिए कभी भी पेपर वन देने के बाद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पेपर टू में अपना बेस्ट देना चाहिए, कि हो सकता है पेपर टू में 100 नंबर आ गए तो ऑटोमेटिकली 230 पे पहुंच गए, पेपर वन में 130 है तो। एंड द फाइनल इज द 330। जो 2023 में फाइनल कट ऑफ गई दैट वाज द 325। 2019 में फाइनल कट ऑफ गई दैट वाज द 318, 318। सेफ स्कोर 330, मतलब अगर किसी के 330 हैं तो उसके 150 से कम रैंक आएगा, उसको ठीक ठाक फोर्स मिल जाएगी, और मतलब उसका सिलेक्शन, उसको चिंता ही नहीं है, उसका सिलेक्शन हुआ बैठा है, मतलब उसको सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सेफ स्कोर इज 325, तो मतलब अगर वो 326 गई तो वो एक नंबर से रह गया। तो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन एग्जाम अगर 2024 जैसा आया तो ऑफकोर्स कट ऑफ विल बी डाउन। अगर कट ऑफ की बात करें 2024 में जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग 95 से 100 के आसपास पेपर वन की कट ऑफ है। कंबाइंड कट ऑफ लगभग 170 के आसपास होगी, 160 से 170 के। और अगर इंटरव्यू में बहुत लूज मार्किंग करते हैं वो, तो 290 से 300 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर वो टाइट मार्किंग करते हैं तो इतनी कट ऑफ भी नहीं जाएगी दोस्त। मींस वैसा एग्जाम आता है तो 300 इज द सेफ स्कोर, 300 आपका सेफ स्कोर है, आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन अब इसको अचीव कैसे करना है, दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है सर हिस्ट्री तो आउट ऑफ द ब्लू है, मैं उसको कैसे करके जाऊं, मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूं। इकोनॉमी में मैं कैसे करके जाऊं, मैं तो उसको छोड़ के जाना चाहता हूं। तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्त, अपने पूरे गोल को सेक्शन में डिवाइड कर लो। आपका गोल क्या है, पेपर वन में 140 150 के आसपास स्कोर करना। 140 प्लस स्कोर मान लेते हैं, मतलब वो 150 हो 160 हो कितना भी हो, लेकिन 140 इज द प्री फेज कि हमें एटलीस्ट इतना ही के पास तो जाना पड़ेगा। और उसके लिए वी नो वेरी वेल कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि हर इंसान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। और यहाँ पे मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है, सीडीएस के लिए पढ़ा है, सीएससी के लिए पढ़ा है, सीएपीएफ के लिए पढ़ा है, किसी भी चीज के लिए पढ़ा है, लाइफ में एसएससी के लिए पढ़ा है जरूर है उसने। हो सकता है किसी को स्ट्रेंथ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हो, जो एसएससी कैंडिडेट है। जो सीडीएस वाला कैंडिडेट है उसकी को स्ट्रेंथ करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो सकता है, या ज्योग्राफी भी हो सकता है, या पॉलिटी भी हो सकता है। जो सीएससी वाला कैंडिडेट है उसका इकोनॉमी भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है, करंट अफेयर वाला पार्ट उसका वीक रहेगा। जनरल साइंस भी इसमें आ सकता है, सीडीएस में फिट हो सकता है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की मैं बात करूं तो सपोज पॉलिटी और आईआर बेस्ड आपको पता होने चाहिए कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और आईआर से 5 क्वेश्चन। ऐसे में मैं ये समझता हूं कि आपका टारगेट है कि 15 क्वेश्चन में से आपको 74% के आसपास, 74 टू 75%, मतलब 11 क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट होने चाहिए। ये नेट करेक्शन की बात कर रहा हूं मैं इसमें। हो सकता है ये किसी का नंबर 10 भी आए, हो सकता है 9 ही कर पाए, इट डिपेंड्स कि एग्जाम का लेवल कैसा है, 2024 जैसा है, 23 जैसा है। यहाँ पे मैं बेस ईयर 2023 जैसा लेके चल रहा हूँ। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कौन बोल रहा है दोस्त सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब लगभग 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चन छोड़ दो। जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है पता है, जो मोस्ट डिफिकल्ट, जब भी आप पीवाईक्यू लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, जो मोस्ट डिफिकल्ट है बस उसके पीछे चिपके रहेंगे। लेकिन जो इजी टू मॉडरेट है वही सिलेक्शन करवाता है, और वो हमेशा हर एग्जाम में रहते हैं। अगर उनकी संख्या कम होगी तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर उनकी संख्या ज्यादा होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है। सेम इसमें कि 15 क्वेश्चन आप कीजिए। साइंस में हमें पता है लूसेंट हम पढ़ के चले जाते हैं, हम हमारी एनसीईआरटी पढ़ के चले जाते हैं, या
सोर्सेज की मैं बात करूं तो यार सारा सिलेबस तो पेपर 1 का हम कवर करवा रहे हैं। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आइदर इट इज द पेपर 1 और द पेपर 2, आपको हर एक अपने डाउट का सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा कि क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से करना है, रिवीजन कैसे करनी है। दोस्त, वो वीडियोस किसी ने कर ली, प्रॉपर एमसीक्यूज लगा लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए, उसके भी फेयर चांसेस हैं कि वो पास हो सकता है। ठीक है, पीवाईक्यूज के लिए सोर्स वी हैव और बुक रिगार्डिंग दिस, कि आप ये एवीकेएस की ऐप से, केवल 300 पेज की किताब है दोस्त, 300 पेज नहीं पढ़ सकते क्या? फिर कैसे आप अपने आप को ये बोल पाओगे यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट? पीवाईक्यू एनालिसिस, चलो ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो कहां से भी करो, पीवाईक्यूज मस्ट है, पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इनमें से 50%, इसका 50% तो पीवाईक्यू करने से ही आ जाएगा, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया तो। सेम विद द इकोनॉमी, अगर ठीक है मैं समझता हूँ कि इट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स ए टेक्निकल सब्जेक्ट, तो कौन बोल रहा है आपको कि 80% लेके आना है इसमें? आप 50% लेके आओगे तब भी काम चलेगा। तो 12 में से 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? हिस्ट्री सबसे ज्यादा तंग करता है, तो ठीक है ना, आप कम अटेम्प्ट करो, जो आपको आता है वो करो, इजी वाला पार्ट करो। 17 में 17 क्वेश्चन आते हैं, 7 ही क्वेश्चन करो। आपको कोई नहीं बोल रहा है उधर। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 17 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए, 14 अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 8 गलत होंगे, 6 आपके सही होंगे, लेकिन जो 8 गलत हुए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग का हर्जाना होता है वो, इसलिए फिर वो मार्क्स आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। जो अभी जुलाई में मार्कशीट आएगी, यू विल गेट द आइडिया कि आपने क्या किया था लास्ट ईयर। करंट अफेयर्स स्कोरिंग पार्ट है, 1 ईयर का करंट अफेयर सितंबर से पढ़ लो, सितंबर से इनफ है। सितंबर से 15 जून के आसपास तक का करंट अफेयर आता है, ईयरली मैगजीन है, और ये सारी चीजें मोस्ट अफोर्डेबल है। आपकी मर्जी आपको यहां से पढ़ना है, आपकी मर्जी आपको कहीं और बेहतर सोर्स से पढ़ना है, ये सब आप पे डिपेंड है, लेकिन पढ़ना इज नेसेसरी। जब आप ये चीज अप्रोच अपनाओगे ना और इसका एवरेज निकालोगे, दैट विल बी द 60%। और 60% पता है कितना बनता है दोस्त? 150 मार्क्स आउट ऑफ 250। और चलो मैं ये बोलता हूं कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, दिस इज द टारगेट, टारगेट हमेशा अचीव होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। इसमें बहुत चीजें ऊपर नीचे हो गई तो ठीक है यार, 130 आ गए, 135 आ गए, पेपर 2 में स्ट्रेच करेंगे, रेस में तो आएंगे, एटलीस्ट पेपर 2 चेक तो होगा, पेपर 1 क्लियर तो होगा। पेपर 1 की कट ऑफ आपकी जाती कितनी है? लेस देन 50%। जित मैं 200% गारंटी से बोल रहा हूं यहां पे खड़ा होकर, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस कर लेना खुद से बैठ के। 2003 से यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है, 2003 से लेके 2024 के पेपर बिल्कुल ऐसे पी चुका हूं मैं अंदर, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको बोल रहा हूं कि 50% से ऊपर कट ऑफ जाएगी ही नहीं पेपर 1 में, चाहे कितना इजी पेपर आ जाए। क्योंकि एक लिमिट के बाद बच्चे मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे इजी पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो एटलीस्ट 50% का क्राइटेरिया तो मैच करो कि पेपर 2 चेक तो हो जाए दोस्त। और पेपर 2 चेक हो गया ना, तो पेपर 2 इज मोस्ट डुएबल। ये स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट है कि क्या करना है, चीजों को रिवाइज करो, कैसे करना है, वीडियोस की हेल्प से करो, अपने नोट्स की हेल्प से करो। नोट्स नहीं है सर, एमसीक्यूज की हेल्प से करो। एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे? या तो कोई क्वेश्चन बैंक मार्केट से लो, या हमारा क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन बैंक में लगभग लगभग पेपर 1 की मैं बात करूं तो 3300 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 400 क्वेश्चन है, मैं ये प्रतिभा टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी के 400 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के लगभग 350 क्वेश्चन है, ऐसे साइंस के लगभग 350 क्वेश्चन है, मैथ्स के 250 क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग के, इकोनॉमी के 250 क्वेश्चन है, ऐसे इन्वायरमेंट के 100 क्वेश्चन है। इस तरीके से जब आप जाएंगे और 10 फुल एंड टेस्ट है तो लगभग मोर देन 3000। यार इतना पढ़ेगा कोई कैंडिडेट, पीवाईक्यूज करेगा, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई उसका? उसका सिलेक्शन होगा। बात है कि आप कितना ठंडे दिमाग से रह के चीजों को कर रहे हो। और अभी प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो कैसे जंगलों में प्रेशर झेल लोगे? जो सीआरपीएफ में अगर मिल गई तो फिर, और ज्वाइन नहीं करना है जब प्रेशर झेलने की क्षमता ही नहीं है, फिर फायदा क्या है चीजों का? अल्टीमेट गोल डिजर्विंग होना है, जॉब पाना नहीं है। लाइफ में डिजर्विंग होना है कि यस यू आर ए डिजर्विंग पर्सन। चाहे ऑफिसर बनना है, चाहे रिटर्न क्लियर करना है, चाहे कुछ भी करना है, लाइफ में कुछ काम तो करोगे। ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख कैंडिडेट अभी रिटर्न लिखेंगे सब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। इस वीडियो को भी 5000 लोग देखेंगे, 10,000 लोग देखेंगे, क्या 10 के 10,000 असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे? ऐसा नहीं, लाइफ में कुछ तो करेंगे। तो लाइफ में जो भी करेंगे वो पूरा प्राउड के साथ करेंगे, और उसमें एक, अगर आप डिजर्विंग होंगे ना, लाइफ में बहुत ऊपर तक जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी, आपकी फैमिली ग्रोथ भी होगी। सेम पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू का सोर्स मैंने बता दिया, एमसीक्यू का सोर्स मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स का सोर्स बता दिया। अबाउट द पेपर 2, हाउ टू टैकल पेपर 2। पेपर 2 के रिगार्डिंग ये सिंपल सा फंडा ये है कि 4 ऐसे आते हैं भाई, एक्सीलेंस छोड़ दो। पेपर 2 के 2 ही रूल हैं। पहला, आपको पेपर 2 लिखना है। दूसरा, आपको पेपर 2 स्मार्टली लिखना है। सर ये क्या बात हुई? पहला जब स्टेप होगा तभी दूसरा स्टेप होगा, सीधा दूसरे स्टेप पे जाओगे। पहला स्टेप
कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा उसमें। पेपर कंप्लीट करना है, कंप्लीशन के साथ साथ इस वाले पार्ट में एक्सेल करना है। इसके रिगार्डिंग जरूर अभी वीडियो लेके आऊंगा, ग्रामर के पीवाईक्यूज करवाएंगे उसमें। 20 मार्क्स लेके आ सकते हो ग्रामर में, लोगों के 23 आते हैं, 24 आते हैं, 25 के 25 आते हैं। ये तो यार आपके हाथ में है नंबर, और पीवाईक्यू पीवाईक्यू करके चले गए ना ग्रामर में, तो 15-17 नंबर तो कहीं नहीं गए। मोस्ट रिपीटेटिव है पीवाईक्यूज इन द ग्रामर एंड द मैथ रीजनिंग पार्ट। ऐसे इसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट ये रहा भाई सारा कंटेंट। एक किताब पढ़ो, पीवाईक्यूज आप एनालाइज करो। क्या सर इसी किताब में से सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे? दोस्त, बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन। हम ये दावा ही नहीं करता, मैं नहीं बोलता कि इसमें से डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इसको पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप सारे लिख पाओगे। ये समझने की बात है कि जब आपकी कवरेज स्ट्रांग रहेगी। यार एक कंपोनेंट है, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ये पेपर में क्वेश्चन आया 2020 के आसपास। इमर्जिंग थ्रेट में मल्टीपल थ्रेट्स हैं। साइबर थ्रेट एक इमर्जिंग थ्रेट है, हाइब्रिड वॉरफेयर एक इमर्जिंग थ्रेट है, ड्रोन अटैक एक इमर्जिंग थ्रेट है, जो सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट है वो एक इमर्जिंग थ्रेट है, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग थ्रेट है। तो उसके 2 साल बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक से रिलेटेड, साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक थीम आपने पकड़ा, मीडिया आपने पढ़ा, तो 1 साल क्वेश्चन आया सोशल मीडिया पे, 1 साल क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, 1 साल क्वेश्चन आया सोशल मीडिया पे भी फर्दर डिवीजन, कि सोशल मीडिया पे क्या चीज पूछ रहा है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट किस पे, इफेक्ट किस पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, सोशल रिलेशनशिप पे, किस चीज पे। तो थिंग्स आर डुएबल, रिपीटेटिव नेचर की हैं, बस पकड़ में आनी जानी चाहिए। और अभी सीआईएसएफ एससी एलडीसी का एग्जाम है, किताब पहले छप चुकी थी, चेक कर लेना। एक क्वेश्चन उनको लिखना था 5 में से, वो क्वेश्चन एज इट इज था इसमें। और ये तुक्का लगने की बात है, ये एनालिसिस करने की बात है कि चीजों को हमने एनालाइज करके इसमें डाला है। अब ये आप पे है कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो। सेम विद द ग्रामर पार्ट, 87 पेजेस में पूरे ग्रामर को समराइज किया है। और फ्रेजल वर्ब्स, यार 5 फ्रेजल वर्ब्स आएंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट 200 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो 200 पढ़ के चला जाएगा वो कैसे नहीं हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज में हम उसको कवर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें डुएबल हैं। और इस वाले पार्ट में ये मिनिमम मार्क्स जोड़े हैं मैंने, कि 7-7 नंबर तो ले लो यार ऐसे में। जब आप इतने मिनिमम मार्क्स लोगे तो 50 नंबर ये हो गए, 40 नंबर ये हो गए, एंड दिस द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कि आप 2-2 नंबर बढ़ाएंगे ऐसे में। तो 2-2 नंबर आप आर्ग्यूमेंट में बढ़ाएंगे, एक एक रिपोर्ट में बढ़ाएंगे, तो 10-15 नंबर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लोगों के 100-100 नंबर आते हैं। और ये एक हाइपोथेटिकल है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। आप 50% तक भी स्कोर कर सकते हो, कि 140 में से क्या आप 70, चलो बड़ा नंबर लग रहा होगा आपको, आप अपने माइंड में बोलिए कि ऑलमोस्ट 1/3 है, 50 नंबर नहीं ले सकते क्या? कंडीशन इज दैट, कि 2 कंडीशन, पहला आपको लिखना है, दूसरा आपको स्मार्टली लिखना है। आपको पैसा देना है, नहीं देना है, मत दीजिए यार। टेलीग्राम चैनल पे हर एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आई होप कि मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों को लाइफ में गाइड कर पाया। आप अपना जो रिव्यू है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आएंगे, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड बात है, चाहे मेंटरशिप से रिलेटेड बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।